तेज थी, जैसे वो डर रहा था कि मैं देख लूंगा। क्या ये बच्चा? फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है स्कूल के ऑफिस में, जहां गुओनियन चैन खड़ा है और मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं। और फिर मेरे मन में एक तीखा सवाल उठता है, यही वो बच्चा था ना जिसने अपनी माँ और मुझे तलाक लेने के लिए उकसाया था। तो आखिर ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं अब? जैसे ही मैंने सू किंग युआन का नाम लिया, बाकी माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनका घमंड काफी हद तक कम हो गया। सू किंग युआन का नाम तो फाइनेंशियल सेक्शन की फ्रंट पेजेस पर सालों से छपता रहता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे नहीं जानता हो। ये छोटा सा मामला तो उसके खुद आए बिना भी आसानी से सुलझ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये मामला मुझ पर छोड़ दिया। क्या उसे लगता है कि इससे मेरे अंदर पिता वाली भावनाएं जाग जाएंगी? क्या वो भूल गई है कि प्यार के लिए दो तरफा रास्ता होना चाहिए? तभी एक माता पिता बोल पड़े, श्रीमान गु, भले ही आप सीईओ सू से तलाकशुदा हैं, लेकिन गुआनचिन के किसी को मारने के मामले में आपको हमें एक सफाई तो देनी ही पड़ेगी, है ना? मैंने सिर हिलाया। मेरी नज़र गुओनियन पर पड़ी। बड़े प्यार से लेकिन सख्ती से पूछा, तुमने लड़ाई क्यों की? गुओनियन ने गर्दन तानी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर बात नहीं करनी तो अपनी माँ के आने का इंतजार कर, मुझे काम है। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ उलझने का समय नहीं है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही गुओनचिन एक दुश्मन जानवर के बच्चे की तरह चिल्ला उठा। उन्होंने कहा, मेरा कोई पिता नहीं है। अब तो संतुष्ट हो गए ना? मम्मी ने अंकल जंग से शादी क्यों नहीं की? वो मेरी तरह तुम्हें इग्नोर नहीं करते। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने उसके चिल्लाने का इंतजार किया, फिर एक भौं उठाई। जब मैं और तुम्हारी माँ तलाकशुदा नहीं थे, तब तुम्हारा जंग जिंगरॉन को पिता बनाने का मन करना और मुझ पर चिल्लाना समझ में आता था। अब जब हम तलाकशुदा हैं तो तुम जिसे चाहो अपना पिता बना सकते हो। जाओ ढूंढ लो। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। कानाफूसी मेरे कानों तक पहुंची। इतना छोटा बच्चा अपने माता पिता को तलाक लेने को कहे, कोई आश्चर्य उसके पिता उसे नहीं चाहते। वो श्रीमान जंग, मैंने उसे देखा है। वो अक्सर सीईओ सू के साथ बड़े कार्यक्रमों में आता है। मुझे लगा वही उसके पति हैं। मैंने सोचा नहीं था कि वो दूसरा आदमी होगा। इतनी छोटी उम्र में गुआनियन चैन अपनी जिद्दी उम्र में था। वो ऐसी बातें कैसे सुन सकता था? वो तुरंत बाहर भागना चाहा, लेकिन कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे हट गया, क्योंकि सू किंग युआन उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ गई। उसका चेहरा भावहीन था, पूरी तरह दबंग ताकत से भरा। जैसे ही वो आई, पूरा ऑफिस और भी तंग हो गया। उसकी ठंडी नज़र ने सब पर एक नज़र डाली। क्या हुआ? सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने तुम्हारी तरफ देखा, कोई एक शब्द नहीं बोला। गुओनचिन भी बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो एक तरफ सिर झुकाए खड़ा था, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बच्चे की संरक्षिका होने के नाते तुम्हें ये मामला संभालना चाहिए। मैं अब जा रहा हूँ। उन दोनों की पुकार को नज़रअंदाज करते हुए मैं बाहर निकल गया। मेरे दोस्त ने जब मुझे लौटते देखा तो वो चिढ़ गया। वो नालायक बच्चा, तुम सच में उसकी चिंता में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं, उस साल तुम्हारे जाने के बाद वो लगातार जंग जिंगरॉन को अपना नया पिता बनाने के लिए चिल्लाता रहा। सू किंग युआन ने उसके तमाचे भी मारे और उसने घर से भागने की धमकी देकर हंगामा खड़ा कर दिया। वो लगभग अपहरण हो ही गया था। सुना है जंग जिंगरॉन ने खतरा मोल लेकर उसे बचाया। तो कह सकते हैं उनका प्यार आपसी है। मैं सीधा अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया। स्कूल की उस छोटी सी घटना को मैंने जल्द ही अपने दिमाग के पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जब हम दोनों शराब के नशे में बाहर से बाहर निकलेंगे तो हमारा सामना सू किंग युआन और उसके बेटे से हो जाएगा। वो गुओनियन का हाथ पकड़े खड़ी थी। मुझे नहीं पता वो कितनी देर से बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नज़र कांप गई। गुओन, चलो बात करते हैं। सू किंग युआन उस तरह की इंसान थी, अगर अपना मकसद पूरा ना कर ले तो कभी हार नहीं मानती। मैं उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से साफ कहा कि वो ड्राइवर बुलाकर पहले घर जाए। मैं खुद सू किंग युआन और उसके बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गया। गुओनियन आगे की सीट पर बैठा, जबकि मैं और सू किंग युआन पीछे थे। गाड़ी का माहौल बेहद भारी था। मैं ड्राइवर को घबराहट में निगलते हुए सुन सकता था। गाड़ी आखिरकार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। एक वेटर विनम्रता से दरवाज़ा खोलने आया, लेकिन सू किंग युआन ने उससे पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसके सामने वाले हाथ को नज़रअंदाज करते हुए सीधे गाड़ी से बाहर निकल गया। ये रेस्टोरेंट वही जगह थी जहां मैंने 6 साल पहले अपने बर्थडे के लिए बुकिंग कराई थी। 6 साल पहले मैंने खुद सू किंग युआन से मेरे बर्थडे पर मेरे साथ आने का आग्रह किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसने पूरा रेस्टोरेंट जोंगजिंग के लिए बुक करवा दिया था। मैं खाना तक नहीं खा सका था। 6 साल बाद उसने खुद पूरा रेस्टोरेंट मेरे लिए बुक करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से आज के मैं को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, लेकिन पहले 2 बातें साफ कर लेता हूँ। पहली, कस्टडी ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। दूसरी, दोबारा शादी करना भी संभव नहीं है। सू किंग युआन ने माथा से कोड़ा। लगा कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक गई। गुआनियन ने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। आंसू किनारे पर थे, लेकिन आज का मैं उसके रोने की वजह से रात भर नहीं जागेगा। आखिरकार सू किंग युआन ने पहले बात की।
अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो शुरू में मुझसे शादी क्यों की? मैं हमेशा सोचती थी हम एक अच्छी जोड़ी थे। तुम सू परिवार के लिए सबसे योग्य दामाद थे। उसकी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाला दर्द था, लेकिन मैं एक ऐसी याद में डूब रहा था जिससे मेरी रूह कांप जाती थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसा आदमी जो बचपन से टॉप करता आया है, उसे पढ़ना असल में पसंद नहीं था? तुम्हारे परिवार ने मुझे 16 साल की उम्र में चुन लिया था, सू परिवार के दामाद के रूप में ढालने के लिए। मैं इस बंदोबस्त से खुश नहीं था, इसलिए मैंने बगावत की, जल्दी डेटिंग शुरू कर दी और तुरंत मुझे एक अकेडमी में भेज दिया गया। मुझे हमारी शादी के दिन तक रिहा नहीं किया गया। वो यादें आज भी मैं याद नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारा पति बनने की कोई परवाह नहीं थी, न पहले न अब। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी प्यार भरी शादी का सपना नहीं देखा था कि एक दयालु पिता बनूं और एक वफादार बेटा पाऊं, लेकिन तुम लोगों ने खुद मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया और मुझे साफ कर दिया कि सू परिवार एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जो अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे पूरी तरह मार डालेगा। अब मेरी नई जिंदगी है। तुम लोग मेरे लिए सबसे अच्छा यही कर सकते हो कि मुझे परेशान ना करो। और जहां तक इस रेस्टोरेंट की बात है, उस रात 6 साल पहले मैं इससे पूरी तरह घृणा कर चुका था। इतना कहकर बिना माँ बेटे को कोई मौका दिए मैंने अपना बैग उठाया और बाहर चल दिया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी। मुझे नहीं पता था कि तुम उन चीज़ों से गुजरे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुमने कभी प्यार भरी शादी के बारे में सोचा था तो क्या ये साबित नहीं करता कि तुम मुझे पसंद करते थे? अगर हाँ, तो क्या हमारे लिए फिर से शुरू करने का कोई मौका है, थोड़ा सा भी? मैं मुड़ा नहीं जवाब दिया। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अगली दोपहर मेरे लंबे समय से अनदेखे पिता मेरे दरवाजे पर आ खड़े होंगे। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो चापलूसी और माफ़ी दोनों का मिश्रण थी। इतने सालों से कहाँ थे, घर एक बार फ़ोन तक नहीं किया। मैंने उसकी कनपटी पर नए भूरे बाल देखे। उस एहसास को बयान नहीं कर सकता था। वो ताकतवर आदमी जो कभी मुझे अपनी मर्जी से झुका सकता था, आज मेरे सामने सिर झुका रहा था। लगता है जो चीज़ें मुझे कभी परेशान करती थीं वो सब इतनी बड़ी नहीं हैं। मैंने कड़े लहजे में कहा, श्रीमान गू, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, ऐसे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतने तीखे लहजे में उससे बात करूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। बनाए रखना मुश्किल हो गया। इस बार कोई बड़ी बात नहीं है, बस सोचा तुम इतने सालों से घर नहीं आए, क्या एक बार आकर खाना नहीं खा सकते? आजकल सीओ सू हमारे परिवार के बारे में बहुत चिंतित रहती है। मैं देख सकता हूँ उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। तुमने परिवार से बिना बताए तलाक ले लिया। अब जब लौटे हो तो क्यों ना हम दोनों परिवार बैठकर बात करें? आखिर 16 साल की उम्र से तुम सीओ सू से शादी करना चाहते थे ना? मैं उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ गया। मेरी मुस्कान और ठंडी हो गई। तुम कह रहे हो कि मैं और सू किंग युवान दोबारा शादी कर सकते हैं? गू ने बार बार सिर हिलाया। उसकी चालाक बादल जैसी आंखों में फिर से एक गणना करती नजर थी। मैं बिना सोचे व्यंग्य कर बैठा। सू परिवार ने इस बार तुमसे क्या फायदे का वादा किया है? रिसोर्स पार्टनरशिप या कोई प्रोजेक्ट? अगर गू परिवार सिर्फ अपने बेटे को बेचकर ही जीवित रह सकता है तो उसका दिवालिया हो जाना और जल्दी बंद हो जाना बेहतर होगा, मैंने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। ये सुनते ही वो उत्तेजित हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं रही। कुछ साल दूर रहा तो समझता है पंख लग गए। क्या ये तुम्हारे पिता से बात करने का तरीका है? अगर किसी बातूनी ने सू किंग युवान को नहीं बताया होता कि मैंने तुम्हें उस एकेडमी में भेजा था तो वो अचानक हमारे परिवार से निवेश वापस नहीं ले लेती। एक ही रात में गू कॉरपोरेशन का मार्केट वैल्यू आधा हो गया। आज जो हो, तुम्हें मेरे साथ उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसे सीधे झटक दिया। फिर भी मैं उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गू परिवार का ये सड़ा हुआ टुकड़ा, अब इससे निपटने का समय आ गया था। 1 घंटे बाद सू परिवार के पुराने निवास में मैं फिर से सू किंग युवान से मिला, लिविंग रूम में। गुआनियन शेन उसके बगल में बैठा था। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे एक सीट पर जा बैठा। सू किंग युवान एक पल हिचकिचाई, फिर बोली, गुआनियन, तुम आज यहाँ क्यों हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बेहतर है कि तुम बिल्कुल ना देखो। सू किंग युवान की आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। काफी देर बाद उसने आह भरी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, मैं बस। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। इस बार उसे टोकने वाला था गू। गू ने हंसते हुए एक बढ़िया शराब निकाली और मेज पर रख दी। उसने नकली उत्साह से सू किंग युवान और उसके बच्चे का स्वागत किया। आओ आओ, ये बढ़िया शराब पीकर देखो जो मैंने संभाल कर रखी थी। गुआनियान, ये लड़का बचपन से ही जिद्दी है, मैंने इसे डांट दिया है। इस बार वो लौटा है तो सीओ सू के साथ रहेगा, अच्छी जिंदगी बसर करेगा। मेरे ख्याल से हमें कोई शुभ दिन निकालकर दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उसने चापलूसी से सू किंग युवान के लिए पूरा गिलास शराब भर दिया। शायद उसकी नज़रों में मैं हमेशा एक आश्रित था, एक औजार जिसका इस्तेमाल फायदे के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में, कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन उसे जवाब देने वाली सू किंग युवान नहीं थी, बल्कि गू घर का मुख्य द्वार था, जो अचानक जोर से खुला। कई बॉडीगार्ड्स ने मुख्य दरवाजा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। तुरंत बाद एक औपचारिक जैकेट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। ये कौन सा जमाना है, अभी भी अरेंज मैरिज के खेल खेल रहे हो? एक पल में पूरे गू घर का माहौल अचानक ठंडा और गंभीर हो गया। गू जल्दी से आगे बढ़ा, चापलूसी करने लगा। नेताजी, किस हवा में आपका पदार्पण हुआ? बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र बर्फ की तरह तेज थी। 1950 में विवाह कानून ने अरेंज मैरिज को समाप्त कर दिया। तुम्हारी ये हरकत उसके खिलाफ भी है और सिस्टम के खिलाफ उकसावा भी। क्या तुम इतिहास की धारा के खिलाफ जाना चाहते हो? बस इन कुछ छोटे से वाक्यों ने गू को वहीं स्तब्ध कर दिया, जिसमें वो शख्स भी शामिल था जिसने हमेशा मुझे केयरटेकर की तरह ट्रीट किया था। सब स्तब्ध थे, बुजुर्ग को देख रहे थे। गू बोला, ये हमारा पारिवारिक भोज है, विदेश मंत्रालय से कोई यहाँ कैसे? सर, आप मजाक कर रहे होंगे। बूढ़े नेता ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने बस मुझ पर दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, गुआनियान, यहाँ आओ। बूढ़े को मेरी तरफ देखते देख गू की आंखों में संदेह और बढ़ गया। ये नेताजी, आप किसी और से तो गलती नहीं कर रहे? मेरा ये बेटा कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, कुछ साल पहले तलाक का हंगामा करके भाग गया था। सर, आप उसकी बात पूरी होने से पहले दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। मैं खड़ा हुआ और सबकी हैरान नज़रों के बीच बुजुर्ग के पास गया, एक माफ़ी भरी नज़र के साथ। बूढ़े नेता, मुझे बहुत खेद है कि आपको मेरे पारिवारिक मामले से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। गू के मुझे ले जाने से पहले मैंने अपने भाई को, जो खुद एक डिप्लोमैट है, एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। जब मैंने विदेश मंत्रालय में काम शुरू किया तो मैं उनसे एक बार मिल चुका था। बूढ़े ने हाथ हिलाकर टाल दिया। तुम विदेश मंत्रालय के एक उत्कृष्ट साथी हो, अभी जवान हो, 5 भाषाओं में फ्लुएंट हो और तुम्हारी कार्यक्षमता बेहतरीन है। मैं तुम्हारी पारिवारिक यात्रा की छुट्टी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो काफ़ी समय से अपने पद पर लौटने का इच्छुक था। बूढ़े ने सिर हिलाया। पीछे कई पुलिस गाड़ियां थीं। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, पुलिस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और गू को दस्तावेज दिखाए। हमारी जांच के अनुसार जिस स्कूल में आपने पहले गुआन को भेजा था, उसमें कुछ समस्याएं हैं। कृपया हमारे साथ जांच में सहायता करने के लिए चलें। मैंने कुछ नहीं किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? गू जोर जोर से अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक पारिवारिक भोज अप्रिय रूप से समाप्त हुआ। मैं बूढ़े नेता के साथ गाड़ी में जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पीछे से एक सिसकी आई। पापा! गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े मेरा हाथ अनजाने में कस गया। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया। एक डिप्लोमैट की नौकरी दूसरी नौकरियों जैसी नहीं होती। अक्सर विदेश में तैनात रहना पड़ता है। परिवार से मिलने के अवसर पहले से ही कम होते हैं। कुछ मामलों को जल्दी निपटा लेना बेहतर होता है। ये शब्द कहकर बूढ़े नेता ने पहले प्रस्थान कर दिया। मैंने सिर घुमाकर सू किंग युआन और उसके बेटे की तरफ देखा। ग्वानियन शेन अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, आंसुओं से भरी। उसने अपनी सिसकी को रोकने की कोशिश की, अपना सिर ऊपर उठाया जैसे आंसुओं को गिरने से रोकना चाहता हो। क्या तुम सच में मेरे पिता नहीं रहना चाहते? क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? ग्वानियन शेन ने अपने होंठ काटे, ऐसा लगा उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ सालों से मम्मी और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं अक्सर मम्मी को स्टडी में तुम्हारी फ़ोटो को देखता हूँ। मैंने पहले जो कहा वो मेरी नादानी थी। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे पापा? मैंने उसे देखा। अचानक मुझे थोड़ा दुख हुआ। वो आखिरकार मेरा बेटा है। ये कहना कि मुझे उसका कोई दुख नहीं होता असंभव है। आज का मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उस पुराने मैं की ओर से माफ़ नहीं कर सकता। तो मैंने उसे शांति और नरमी से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया वो ज़्यादा लंबा नहीं था। उन छोटे से 3 सालों में 1.5 साल तक तुम्हें इस दुनिया की पूरी समझ भी नहीं थी। उस समय मैं तुम्हें हर दिन गोद में लेता, छत के नीचे तुमसे बातें करता, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें उसमें से ज़्यादा कुछ याद नहीं है, है ना? बाद में जब तुम्हें दुनिया की प्रारंभिक समझ आई, तब तुमने मेरे पिता होने के बजाय किसी और को अपने पिता की पुकार सुनाने की ज़्यादा उम्मीद की। भले ही तुम सिर्फ एक मासूम बच्चे थे, उस पल मेरा दर्द असली था। उसके बाद के 6 सालों में मैं तुम्हारे विकास से अनुपस्थित रहा। मैंने कभी तुम्हारी परवरिश में हिस्सा नहीं लिया। तार्किक रूप से मुझे तुम्हें डांटने या कुछ सिखाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। भले ही तुम सिर्फ एक बच्चे हो, सिर्फ एक बच्चे होने का बहाना ग्वानियन शेम माफ़ी के लायक नहीं है। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पीछे से एक विभत्स चीख आई। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। मेरे कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन अंत में मैं नहीं रोका। मुझे ठंडा दिल या गैर जिम्मेदार कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे मेरे बारे में जो भी सोचें, मैंने ग्वानियन शेन को पहले ही सब कुछ बेहतरीन दे दिया था। वो सू किंग युआन के पास है। उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है। उसे मिलने वाली देखभाल और प्यार कम नहीं होगा,
भविष्य में वो पूरी सू कॉरपोरेशन को विरासत में लेगा। उसके पास जो कुछ होगा वो उससे कहीं ज्यादा है जितना वो कभी सोच सकता है। ये सोचकर मेरे मुंह के कोने एक राहत भरी मुस्कान में उठ गए। गू घर से बाहर निकलने के मेरे कदम तेज हो गए। जिस दिन मैं फिनलैंड लौटा, सू किंग युआन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई। उसने अब मुझसे वो सवाल नहीं पूछे, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। गुआन, अगर हम सब कुछ फिर से कर सकते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें संजोती, तुमसे प्यार करती, ऐसे नहीं जैसे अब है। तुम्हें खोकर बहुत देर हो जाने पर पछतावा होता है। मैं हमेशा सोचती थी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैंने जो कुछ भी किया उसने तुम्हें कभी खुश महसूस नहीं कराया। गुआन, मैं सच में बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बस फ्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ देखा। आखिरी बार भी तुमने मुझे विदा किया था ना? बस उस समय हमने ठीक से अलविदा नहीं कहा था सू किंग। इस बार चलो ठीक से अलविदा कहते हैं। वो काफ़ी देर तक झिझकती रही, एक पूरा वाक्य नहीं बना पाई। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी तरफ अपनी बाहें खोल दी। इतनी उदास मत हो, मैं तुम्हारा एक पुराना जाना पहचाना दोस्त तो माना जा सकता हूँ, है ना? चलो एक गले लगा लेते हैं। बात मेरे मुंह से पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं अचानक एक गर्म आलिंगन में खिंच गया। सू किंग युआन की अनोखी सुगंध ने मुझे घेर लिया। उसने मुझे बहुत बहुत कसकर पकड़ रखा था। मैंने एक आह भरी। मैंने अपना हाथ उठाकर सू किंग युआन की पीठ को हल्के से थपथपाया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे, जिससे मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब मैंने मुंह खोला तो मेरी आवाज़ घुटी हुई थी। नॉनशेन का अच्छे से ख्याल रखना। कृपया बहुत दुखी मत होना। अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति मिले तो एक नया परिवार बसा लेना। याद रखना, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना। सू किंग युआन ने मुझे गले लगाया और सिर हिलाया। एक ठंडे तरल की बूंद मेरी गर्दन पर गिरी। मैं आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किस्मत कभी कभी बहुत क्रूर होती है। मैं हमेशा सोचता था सू किंग युआन के मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए मैंने निर्णायक रूप से छोड़ दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरा जाना सबके लिए सबसे अच्छा समाधान था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब चूक गए मौकों में समाप्त होगा। शायद ये रिश्ता सू किंग युआन के लिए भी एक अफसोस है। वो औरत मेरे कान से लगी। उसकी आवाज़ भयानक रूप से कांप रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं पकड़ा था। उस पल मेरी आंखें जल उठीं। फिर मैं राहत के साथ मुस्कुराया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किंग युआन, हम दोनों को आगे बढ़ना है, पीछे मत देखना। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में गहराई से देखा, अविश्वसनीय रूप से गंभीरता से। मैं एक नया पति चाहती हूँ और नॉनशिन का हमेशा सिर्फ एक ही पिता होगा। मुझे पता है अतीत ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम हमें माफ नहीं करना चाहते, लेकिन नियान शेन और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर किसी दिन तुम हमें देखना चाहो तो बस मुझे बता देना। चाहे मैं कहीं भी हूं, मैं निश्चित रूप से नानशेन को तुरंत तुम्हारे पास ले आऊंगी। मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले एयरपोर्ट के एक खंबे के पीछे से एक छोटी आकृति बाहर निकली। गुआन यानशेन की आंखें लाल थीं। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम फिर से मेरे पिता नहीं बनना चाहते। मैं झुका, ठीक उसी तरह जैसे उसने अनगिनत बार जब वो छोटा था मैं उसे दिलासा दिया करता था। धीरे से उसके चेहरे से आंसू पूछे। मुझे माफ करना नानशेन, मेरे लिए तुम्हारे साथ हमेशा रहने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा। ये कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं एक पिता बनूं, मुझे पहले अपने आप को बनना होगा। फिन एयर फ्लाइट A52 के यात्रियों का ध्यान आकर्षित करें। कृपया बोर्डिंग के लिए गेट पर जाएं। हेलसिंकी जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, आपकी उड़ान ने बोर्डिंग शुरू कर दी है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाकर गुआनशेन के बालों को सहलाया, फिर सू किंग युआन की तरफ देखा। मैंने बस इतना कहा, इसे घर ले जाओ। ये कहकर मैंने अपने बगल में रखा छोटा सूटकेस उठाया, मुड़ा और एक कदम, दो कदम बिना पीछे देखे चल दिया। विमान ने उड़ान भरी, बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ गया। नीचे पूरा शहर रोशनी की एक बुनाई बन गया। शायद खून के रिश्ते हमें फिर से अनगिनत मौके देंगे, दोबारा मिलने के, कुछ शब्द कहने के, कुछ दर्द बांटने के। लेकिन मेरा चुनाव कभी नहीं बदलेगा। आगे का सफर अभी भी बहुत लंबा है और इस बार मैं केवल अपने लिए जीऊंगा।